नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम हमारा चैप्टर नंबर 10 विच इज ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। तो बेटा पहले ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करें, उससे पहले बेटा इस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स और क्यूरियोसिटी वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो भाई, पहली बात तो ये बेटा हमारा एटमॉस्फियर आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली डायग्राम्स में देखा हुआ, जैसे ही हमारी अर्थ है तो बेटा इसके बिल्कुल सराउंडिंग में ऐसे रहता है। एम आई राइट? तो ये अर्थ से ऐसे चिपका क्यों रहता है? पहली बात तो ये स्पेस में क्यों नहीं जाता। नेक्स्ट बेटा, आप लोग जंप करते हो भाई, आप स्पेस के अंदर क्यों नहीं चले जाते? मान लो ये हमारी अर्थ है, इस पे आप खड़े हो, ये लो, जब आप जंप करते हो तो आप भाई डायरेक्ट स्पेस के अंदर क्यों नहीं चले जाते? बेटा नीचे क्यों गिरते हो? ऐसे ही बेटा आपका डे नाइट साइकिल है, डे नाइट साइकिल क्यों बनते हैं भाई? हमेशा डे ही क्यों नहीं रहते, नाइट क्यों नहीं रहती? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, अर्थ और सन एक दूसरे से बाउंड कैसे हैं भाई? क्या इनके बीच में बेटा कोई स्ट्रिंग लगी हुई क्या? यहाँ पे भाई मान लो ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, तो बेटा क्या इनके बीच में कोई स्ट्रिंग है? नहीं ना। ऑब्वियस सी बात है बेटा, कुछ ना कुछ ऐसी इनविजिबल फोर्स है नहीं जिसको हम देख नहीं सकते, बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उसी फोर्स को हम बोल देते हैं बेटा ग्रेविटेशन। क्या बोल देते हैं भाई? ग्रेविटेशन। तो बेटा इनिशियली इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बेटा वन बाय वन एक्सप्लेन किया, और बेटा धीरे धीरे लॉज में इम्प्रूवमेंट होती चली गई। तो डायरेक्ट मैं बात करता हूँ बेटा, सबसे पहले जिसने भाई सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी वो थे बेटा केपलर के लॉज। किसके लॉ थे बेटा? केपलर के लॉज। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा केपलर लॉज। केपलर ने बेटा 3 लॉज दिए थे जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूँ। जो फेमस, जो इनिशियली प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया वो किसने किया था बेटा? केपलर ने। अब केपलर के बाद आया बेटा न्यूटन। कौन आया? न्यूटन। और भाई न्यूटन ने इस केपलर के लॉ को बेटा अच्छे से स्टडी किया और अपना फेमस लॉ दिया, जिसको हम बोल देते हैं बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम से ही पता चल रहा है बेटा, यूनिवर्सल यानी पूरे यूनिवर्स के अंदर लगता है ये लॉ। ठीक है, बात करते हैं ये लॉ था क्या भाई। तो देखो भाई, न्यूटन ने बोला कि भाई किसी भी 2 मास ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी प्रोडक्ट के। ठीक है भाई, एज्यूम कर लो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप, अर्थ, सन, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसकी थी बेटा? इनके मासेस की वजह, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा इनके सेपरेशन। अगर ये m1 है और ये m2 है और इनके बीच का ये सेपरेशन, ये क्या बेटा? r। ठीक है भाई, अब भाई जब मैथमेटिकली इस एक्सपेरिमेंट्स डाटा को बार बार परफॉर्म किया गया तो हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, जिसको हम कैसे किससे लिख देते हैं बेटा? g से लिखते हैं भाई। एक सेकंड, किससे लिखते हैं बेटा? g से। f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बेटा ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन था इसको किससे रिप्लेस कर दिया? g से। इसको हम बोल देते हैं बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये भाई कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू बेटा आप लोगों को हमेशा गिवन मिलेगी। ठीक है, तो ये वो फोर्स है बेटा जो किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगती है, और यही फोर्स बेटा रिस्पॉन्सिबल है आपके हर एक फिनोमिना के लिए। ठीक है, और यूनिवर्सल है यानी पूरे यूनिवर्स के अंदर लगती है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेके बताता हूँ बेटा, अगर आप अपनी फिंगर को हिलाते हो, या इवन बेटा अब मैं ये पेन ही ले रखा है, तो बेटा इस पेन के हिलने से भी पूरा यूनिवर्स आपका क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि बेटा इस पेन के अंदर क्या है? मास है, जिसको m1 लिख लो, और यूनिवर्स का मास क्या है? m2। तो बेटा ये मास इस मास को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। तो
तो इवन बेटा आपकी एक उंगली हिलाने से भी पूरा यूनिवर्स क्या होता है, अफेक्ट होता है, पूरे यूनिवर्स पे फोर्स लगती है। इस बेटा ग्रेविटेशनल की जो रेंज होती है बेटा वो इनफाइनाइट तक होती है। कहाँ तक होती है बेटा, इनफाइनाइट तक। ओके, अब बात कर लेते बेटा हमारे इसी फॉर्मूले के डायमेंशन यूनिट की बात है। यूनिट, तो बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, वही न्यूटन, या आप कैपिटल एन से लिख सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि है क्या बेटा ये फोर्स ही है। तो बेटा ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको लिखोगे कैसे बेटा, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू मास ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है भाई। अब बेटा इसके बाद चलो हम अपने इसी फेमस लॉ को बेटा आगे एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने से पहले इम्पोर्टेंस बात करें तो बेटा इम्पोर्टेंस तो इसके बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ का हमने इनिशियली भी डिस्कस किया था। क्या क्या थे बेटा वो इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस बेटा हमारी अर्थ बाइंड रहती है। अर्थ क्या है बेटा, बाइंड है, बाइंडिंग ऑफ अर्थ। नेक्स्ट बेटा मोशन अराउंड सन, मोशन अराउंड सन। भाई टाइड का फॉर्मेशन, जो बेटा आपका जो सी वाटर होता है वो अप साइड और डाउन साइड मूव करता है ग्रेविटेशन की वजह से। मून का जो ग्रेविटेशन पुल होता है ना उसकी वजह से। देखो ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे बेटा मून है। तो बेटा जब मून इस साइड आता है अर्थ के, तो जो इस साइड वाला अर्थ पे जो वाटर सरफेस होता है उसको ये क्या करता है, अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। और वो फोर्स क्या उनसे होती है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या होती है F=G m1m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ठीक है। अब भाई इंपॉर्टेंस है बेटा आप अपनी मर्जी से कितने भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो भी, फ्री फॉल। बेटा क्या है टॉपिक का नाम, फ्री फॉल। नाम से ही पता चल रहा है बेटा गिरना, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। तो भाई ये एक ऑब्जेक्ट था बेटा, ये नीचे की साइड गिर रहा था। अभी नीचे की साइड क्यों गिर रहा था भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो भाई वो फोर्स क्या थी बेटा, पहले तो फोर्स बताओ मुझे क्या थी। वो फोर्स थी बेटा ग्रेविटेशनल, F=G m1m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। यही फोर्स लगती है ना बेटा। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या है, न्यूटन आप लोगों ने न्यूटन्स के लॉ जब पढ़े थे तो आपने सेकंड लॉ पढ़ा था। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या थी बेटा, ये फोर्स F=ma, यही थी ना, फोर्स ma। ये कहाँ से आए थे बेटा, एक बार फास्ट रिकैप करा देता हूँ। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल P बाई डेल T, सेकंड लॉ था भाई ये। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जब आपने मोमेंटम की वैल्यू पुट की थी जो कि क्या थी आपकी m डेल v डिवाइडेड बाई डेल t। अब बेटा डेल v बाई डेल t क्या था आपका a, यानी एक्सीलेशन। ये भी आपका न्यूटन का सेकंड लॉ था जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो चलो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। और यहाँ पे बेटा एक्सीलेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से ना। ग्रेविटेशन में बेटा एक क्या होती है कि ग्रेविटी, जिसको हम g से डिनोट कर देते हैं, इसी को हम बेटा फाइंड आउट करने वाले हैं क्योंकि फ्री फॉल है ना ये। तो भाई हम यही एक्सीलेशन निकालने वाले हैं और इसको हमने लिख दिया बेटा g से। किससे लिख दिया बेटा, g से। भैया जो एक्सीलेशन है ना यही देखने वाले हैं हम फ्री फॉल में। भाई फ्री फॉल के अंदर बेटा कितने एक्सीलेशन से वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, कितनी स्पीड से वो मूव करने वाला है। तो भाई हमने ए को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, जी से। यही क्या आपका फ्री फॉल का एक्सीलेशन, या इसको हम बेटा एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको क्या भी बोल देते हैं बेटा, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं भाई, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, mg=G m1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है भाई। अब बेटा एक तो ये थी आपका अर्थ का मास m1 एज्यूम कर लो, m2 आपकी मर्जी, और एक ये था भाई, इसको मैंने m2। तो बेटा इस फोर्स में भी यहाँ पे क्या जाएगा m2 ही।
तो यहाँ से बेटा आपके जी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी Gm1/r², या इसको हम लिख सकते हैं बेटा Gm/r²। ठीक है, और ये मास किसका है भाई? अर्थ का है बेटा, ये अर्थ का या जिस प्लेनेट पे आप बात कर रहे हो उसका, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हमारा मास क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास तो बेटा दोनों साइड से क्या हो गया है? कैंसिल आउट हो गया। आप देख सकते हो m2 से m2 क्या हो गया यहाँ पे? कैंसिल आउट हो गया है। तो ये मास बेटा उस प्लेनेट का या उस ऑब्जेक्ट का है जो हमारी बॉडी से अलग है, दूसरा जो उस पर अप्लाई कर रहा है। तो भाई ये था आपका बेटा फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या लिखोगे बेटा? फ्री फॉल इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली। बेटा किसकी वजह से गिर रहा हो? ग्रेविटी की वजह से गिर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक आता है मास एंड वेट। तो बेटा मास एंड वेट के बारे में सुनो भाई। बेटा मास तो क्या होता है? मेजर ऑफ इनर्शिया। क्या होता है बेटा? मेजर ऑफ इनर्शिया। ये आप लोगों ने बेटा प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब वेट सुनो भाई। तो बेटा वेट होता है हमारे मास को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। बेटा मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, यानी जो आप नॉर्मली यूज करते हो किसकी यूनिट होती है बेटा? मास की होती है। वेट की यूनिट सुनो भाई। वेट की यूनिट बेटा आप लोगों को खुद से निकालनी है। मास की तो मैंने बता दी किलोग्राम, ग्रेविटी की बता देता हूँ बेटा कैसे निकालोगे। जी होता है Gm1, या खाली बेटा आप एम भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई r²। अब बेटा जी एक कांस्टेंट है, इसकी निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। मास और आर की वैल्यू पुट करो और किसकी वैल्यू निकालोगे बेटा? जी की। अब बात कर लेते हैं इस कैपिटल जी की कैसे निकालोगे। बेटा ये सबसे वाइटल स्टेप्स हैं, अगर आपको ये आ गए तो बेटा आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हो। तो बेटा आप कैपिटल जी की कैसे निकालोगे? कैपिटल जी की निकालने के लिए देखो बेटा F इज इक्वल टू क्या होता है? Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r²। तो क्या करोगे भाई? यहाँ से जी निकालोगे। जी क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास? देखो इधर जाके r² क्या हो गया बेटा? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका f r², और बेटा m1 m2 इधर आके क्या हो गया? डिवाइड में, यानी m1 m2। अब भाई f की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन। आर की मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? मीटर स्क्वायर। मास की बेटा किलोग्राम, और इस मास की भी बेटा किलोग्राम। तो भाई स्टेप्स देखो आप कैसे निकालोगे इस जी की यूनिट। पहले आप बेटा ग्रेविटेशनल फॉर्मूले का यूज करोगे जो क्या था? F इक्वल टू Gm1 m2 बाई r²। यहाँ से बेटा किसकी यूनिट निकालोगे? कैपिटल जी की। ठीक है भाई, कैपिटल जी की यूनिट यहाँ से निकालने के बाद बेटा इसको इसके अंदर पुट कर दोगे, आपके पास किसकी यूनिट आ जाएगी बेटा? स्मॉल जी की। ठीक है भाई, आप लोगों को बेटा खुद से निकालनी है और निकालने के बाद मैच करने की कोशिश करना। ओके बेटा, ये आप लोगों को कल के लेक्चर में बताऊंगा कि भाई इनकी रियल यूनिट क्या है। आज आप लोगों को बेटा निकालनी है, सिंपल स्टेप्स हैं बिल्कुल। नेक्स्ट देखो भाई, इसी के अंदर बेटा जो ग्रेविटी होती है बेटा मून के सरफेस पे, वो बेटा 1/6 टाइम होती है ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। ये भाई कैसे कैलकुलेट किया बेटा? साइंटिफिक डाटा लिया, जी की वैल्यू ली, मास ऑफ अर्थ लिया, मास ऑफ मून लिया, और बेटा इस जो हमारा फार्मूला था जी इज इक्वल टू Gm/r², दोनों से निकाला बेटा, मून के लिए भी अर्थ के लिए भी, और जब उनको कंपेयर किया गया तो क्या मिली बेटा? 6 टाइम। अब सुनो भाई, अगर ग्रेविटी 6 टाइम है तो क्या मास चेंज होगा बेटा? मास ऑन मून सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑन अर्थ, ये कभी चेंज नहीं होता। लेकिन वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो बेटा जो आपका यहाँ अर्थ पे जो आपका वेट है, अगर आप मून पे चले जाते हो तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 1/6 टाइम हो जाएगा आपके। ठीक है भाई, तो बेटा ये आप लोगों का चैप्टर था ग्रेविटेशन, और बेटा इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो जाता है। बस आप लोगों को यूनिट निकालनी है। ठीक है भाई, सॉरी बेटा, ये टॉपिक कंप्लीट होता है ग्रेविटेशन चैप्टर में बेटा। अभी आप लोगों का थर्स्ट एंड प्रेशर बचता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बेटा ग्रेविटेशन से रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से बेटा नोट्स बनाने हैं और बेटा खुद से
जो ये यूनिट बोली हाँ जी ये निकाल के देखनी है और बेटा इन फॉर्मूलों को फिंगर टिप्स पे लर्न करो। थैंक यू बेटा।